So now we will be starting with the topic of vectors for cloning genes in plants and animals. ठीक है, अब ये जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने जो वेक्टर्स पढ़े थे, वी हैड स्टडीड PBR 322, वी हैड स्टडीड PUC18 वेक्टर्स. ये दोनों वेक्टर्स हम किस उसमें यूज़ करते हैं व्हेन वी वांट टू इंसर्ट द जीन इनटू बैक्टीरिया. बट व्हाट इफ आई वांट टू इंसर्ट द जीन इनटू अ प्लांट सेल. जैसे मान लो टोबैको का प्लांट है, वीट है, राइस है, एंड आई वांट टू इंसर्ट अ फॉरेन जीन इनटू द प्लांट सेल. मेरी जो होस्ट सेल है अगर वो प्लांट सेल है, सो कैन आई यूज़ PBR 322 और PUC18 वेक्टर? नो, उस केस में तो वो सफिशेंट ही नहीं है, क्योंकि ये वाले जो आपके वेक्टर्स हैं PBR 322, PUC18, जो हमने एम्पेसिलिन टेट्रासाइक्लिन सिलेक्शन पढ़ा है या ब्लू एंड वाइट सिलेक्शन करा है, ये सिर्फ और सिर्फ हम बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं. अगर मेरे को इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर कोई जीन डालनी है, देन आई विल बी यूजिंग दीज टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया. लेकिन अगर मुझे किसी प्लांट सेल के अंदर कोई जीन इंसर्ट करनी है, देन विच वेक्टर आई हैव टू यूज़. सो प्लांट्स के लिए हम जो वेक्टर यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एग्रोबैक्टीरियम. जो बैक्टीरिया का नेम है, आई विल बी टेलिंग यू. एग्रोबैक्टीरियम प्यूमिफेशंस. ठीक है, सो दिस इज़ द नेम ऑफ द बैक्टीरिया. जो नॉर्मल एक बैक्टीरिया है विच इज़ फाउंड इन द सॉइल एंड अदर प्लेसेस. अगर आपने कभी मार्केट से कोई लेमन परचेज़ किया है, कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ ऐसे नींबू आते हैं जिसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर का हार्ड सा कुछ मास जैसा कुछ बना रहता है. एक्चुअली प्लांट्स में भी कैंसर हो सकता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल्स में कैंसर होता है, प्लांट्स में भी कैंसर या ट्यूमर फॉर्म हो जाता है. एंड दैट कैंसर और ट्यूमर जो आपको लेमन्स के ऊपर ऐसे लगता है ना, पूरा ऐसे ब्राउन कलर का रेस्ट हो गया. अगर कोई ऐसा नींबू घर में आ जाए जिसके ऊपर ऐसे बहुत ज़्यादा ब्राउन थिक पैच बना हुआ है, कलर नहीं, कलर डिसकलर होना अलग चीज़ होती है. मतलब आपको ऊपर से ऐसे ग्रो करता हुआ दिखता है, मोटा मोटा कुछ ब्राउन कलर का ग्रो हो गया है. दैट इज़ बिकॉज दिस लेमन is suffering from the cancer, and this cancer is caused by the bacteria Agrobacterium tumefacium. अगर ऐसा घर में कोई लेमन है या कुछ भी है, that should not be used, that should be simply discarded away, because that fruit itself is having tumorous condition. तो प्लांट्स में ये वाला जो कैंसर होता है, ये वाला बैक्टीरिया कॉज करता है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम. अब इसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल टाइप का प्लाज्मिड प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड TI प्लाज्मिड. हमें पता है जीन अगर हमें डालनी है तो हमें पूरा बैक्टीरिया तो रिक्वायर्ड नहीं है. व्हाट डू वी रिक्वायर? हमें तो सिर्फ उसका प्लाज्मिड यूज़ करना है. तो यहाँ पे इस बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड है उसका नेम क्या है? TI प्लाज्मिड. इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज़ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. ये ऐसा प्लाज्मिड है जिससे कि प्लांट सेल के अंदर ट्यूमर कॉज होता है, कैंसर कॉज होता है. कैन आई यूज़ दिस प्लाज्मिड डायरेक्टली फॉर इंसर्टिंग माई फॉरेन जीन? अगर मैं इस बैक्टीरिया का TI प्लाज्मिड ले रही हूँ, उसी के अंदर अपनी लेट्स से कोई भी मैंने जीन है प्लांट के अंदर डालनी है, इसी प्लाज्मिड से डायरेक्ट डाल दी, तो क्या मेरा पर्पस सॉल्व होगा? आपकी जीन तो भले ही एंटर हो जाएगी प्लांट सेल के अंदर, बट उस प्लांट सेल में कैंसर भी तो हो जाएगा, बिकॉज ये आपने जो प्लाज्मिड यूज़ किया है उसकी टेंडेंसी क्या है? दैट इट हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ कॉजिंग कैंसर और ट्यूमर. सो वी कैन नॉट यूज़ दिस प्लाज्मिड डायरेक्टली. तो जब आप NCERT रीड करोगे तो एक जगह पे वर्ड लिखा है डिसआर्मिंग ऑफ वेक्टर्स, या ऐसे डिसआर्म या डिसआर्मिंग करके एक टर्म मिलेगी. एक ही जगह कहीं लिखी हुई है, बट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना. डिसआर्मिंग का मीनिंग लिखो अपनी नोटबुक्स में, पहले राइट डाउन अपनी बुक्स में लिखो, ताकि जब आप बुक से पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा. सो राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिसआर्मिंग. डिसआर्मिंग का पहले तो मीनिंग समझो. ये टर्म आपने कहीं सुनी है पहले? ये टेररिस्ट के लिए यूज़ किया जाता है कि हम उनको डिसआर्म कराते हैं. मतलब उनके पास जितने भी वेपन्स हैं वो सारे वेपन्स हम ले लेते हैं, उनके पास जो भी हथियार हैं वो सारे हमने ले लिए. उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसआर्मिंग. तो यहाँ पे हम क्या डिसआर्म कर रहे हैं? वेपन्स तो होंगे नहीं TI प्लाज्मिड के पास, उसका क्या हमने लेना है? उसकी जो हार्मफुल जीन्स है, उसके अंदर सारी जीन्स कैंसर कॉजिंग नहीं है, पूरा का पूरा प्लाज्मिड कैंसर कॉजिंग नहीं है. जैसे लेट्स से कि दिस इज आवर TI प्लाज्मिड, तो उसके अंदर एक DNA होता है जिसका नेम है tDNA. ये एक्चुअली ट्यूमर कॉजिंग DNA है. तो ये वाली हार्मफुल जीन हम निकाल देंगे, वी विल बी रिमूविंग दिस, और इसकी जगह पे जो भी हमें फॉरेन जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करनी है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें मैंने प्लाज्मिड की हार्मफुल जीन्स को निकाल दिया, कौन सी जीन को निकाला है? tDNA, विच इज़ हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ कॉजिंग कैंसर और ट्यूमर, और उसको किससे रिप्लेस कर दिया? जो भी जीन मेरे को प्लांट के अंदर डालनी है. जैसे मान लो मैं वीट प्लांट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली जीन्स ऐड करना चाहती हूँ. एंड वी नो की जो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस होता है वो जनरली किस में होता है? लेग्यूमिनस प्लांट या पल्सेस में होता है, क्योंकि उसकी रूट नोड्यूल्स में आपका राइजोबियम बैक्टीरिया होता है. ये आप 6-7 क्लास से पढ़ रहे हो. तो
वो वाली जीन अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन की मेरे को वीट प्लांट के अंदर डालनी है तो मैं ये टी-डीएनए को निकाल दूंगी और इसके प्लेस पे क्या डाल दूंगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स। वो वाली जीन्स अगर मैंने डाल दी तो दैट प्रोसेस विल नाउ बी कॉल्ड डिसामिंग, मतलब मैंने उसकी हार्मफुल जीन्स निकाल दी हैं। अब अगर मैं ये प्लाज्मिड यूज़ कर रही हूँ तो अब ये प्लाज्मिड प्लांट सेल में कैंसर नहीं कॉज करेगा, सिर्फ जो हम चाहते हैं जीन को ट्रांसफ़र करना, सिर्फ उस जीन को ट्रांसफ़र करेगा इनसाइड द प्लांट सेल। सो दिस प्रोसेस जिसमें हार्मफुल जीन्स को हमने रिप्लेस कर दिया विद आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड डिसआर्मिंग। जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे जहाँ पे आपका ये बैक्टीरिया का नेम लिखा हुआ है, देखो आपकी बुक में पेज नंबर कितना है बच्चे, 200 पेज में मेंशन्ड है, वहाँ पे इस बैक्टीरियम के ऊपर लिखो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट्स। ये बहुत आता है 1 मार्क के क्वेश्चन, एमसीक्यू में भी आ रहा है आजकल। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट्स। एक्चुअली जो हमारा ये बैक्टीरिया है, ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कि हम हीट शॉक से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब जो प्लाज्मिड है बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हो सकता है, जीन गन से हो सकता है, और वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स की माइक्रो इंजेक्शन हम कर सकते हैं। लेकिन ये वाला बैक्टीरिया, इसको कोई जीन गन, कोई माइक्रो इंजेक्शन, किसी भी मेथड की ज़रूरत नहीं है। इसने अपने प्लाज्मिड को कुछ इस तरीके से बनाया है दैट इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, ये प्लांट सेल के साथ खुद ही बाइंड कर जाता है और उसके सेल वॉल के साथ अटैच होके ऑटोमेटिकली, जैसे मान लो ये हमारी प्लांट सेल है, दिस इज आवर प्लांट सेल, और इसके ऊपर ये हमारा लेट्स से कि एग्रोबैक्टीरियम अटैच हो गया, तो ये खुद से ही अटैच होगा और दोनों की सेल वॉल ऐसे फ्यूज हो जाएगी और इसका जो प्लाज्मिड है वो अपने आप सेल के, प्लांट सेल के अंदर चला जाता है। इसको कोई हीट शॉक या कोई भी जीन गन, किसी भी मेथड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको कैंसर कॉज करना है और कैंसर तो कोई भी प्लांट अलाउ नहीं करेगा अपनी बॉडी में होने के लिए। तो इसने लेकिन खुद ऐसे मैकेनिज्म बनाए हुए हैं कि विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स इट विल अटैच विद द प्लांट सेल, उसकी सेल वॉल में वो थोड़ा सा ट्रांजिएंट टेम्परेरी होल कॉज करेगा एंड आफ्टर दैट इट विल बी ट्रांसफरिंग इट्स टी-आई प्लाज्मिड इनटू द प्लांट सेल। तो यहाँ पे इसीलिए साइंटिस्ट ने इसको कौन सी टर्म दी है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, कि मतलब ये अपने आप से अपना जो प्लाज्मिड है प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट कर सकता है, विच इज़ अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी। तो हमें सिर्फ ये प्लाज्मिड बहुत अच्छा है, बस इसकी हार्मफुल जीन्स को निकाल के अपनी जो कंसर्न जीन है वो हमें ऐड करनी है एंड देन जो भी हम अपनी प्लांट में जीन ऐड करना चाहते हैं वी कैन ईजिली डू दैट। तो अगर हमें प्लांट्स के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो हम कौन सा प्लाज्मिड यूज़ कर रहे हैं, टी-आई प्लाज्मिड, बट इट हैज़ टू बी दिस अप। इज इट क्लियर? एनी कन्फ्यूजन? नाउ टेक आउट पेज नंबर 200, उसमें ये वाला जो आपका 4th पॉइंट है वो आप रीड कर लेना, लेकिन उससे पहले एनिमल सेल्स का भी मेंशन है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, तब आप एनसीईआरटी रीड करना। सपोजिंगली इफ आई वांट टू इंसर्ट एनी जीन इनटू एनिमल सेल्स देन व्हाट टाइप ऑफ प्लाज्मिड विल आई बी यूजिंग? PBr322 पॉकेटिंग तो बैक्टीरिया के लिए है, ये जो हमने एग्रोबैक्टीरियम का टी-आई प्लाज्मिड पढ़ा है ये आपका प्लांट्स के लिए है। एनिमल्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे फिर वी हैव टू यूज़ रेट्रोवायरसेस। व्हाट आर रेट्रोवायरसेस? क्या होते हैं रेट्रोवायरसेस? कैन यू गिव वन एग्जांपल ऑफ रेट्रोवायरस? ये तो हमने चैप्टर 6 में भी पढ़ा है। क्या होते हैं साक्षी रेट्रोवायरसेस? व्हाट आर रेट्रोवायरसेस? आई एम सरप्राइज्ड, चैप्टर 6 में इतने अच्छे से पढ़ा है, ये गर्दन नीचे करने से काम नहीं चलेगा। टेल मी द आंसर, क्या होता है रेट्रोवायरस? एनीवन हु नोज द आंसर? यस, जिसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। जिन वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है एंड वी कैन से कि आरएनए कंटेनिंग वायरसेस हैं, दीज आर कॉल्ड रेट्रोवायरसेस। क्लियर है सबको? इसमें आपने चैप्टर 6 में वो टर्म पढ़ी होगी रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा, पढ़ा है ना, चैप्टर 6 में है, तो वो रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा रेट्रोवायरसेस से शो करते हैं, वहाँ पे एनसीईआरटी में बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है। उसका क्लासिकल एग्जांपल होता है HIV वायरस। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसे वायरसेस ले रहे हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। यहाँ पे भी हम जो रेट्रोवायरस है पूरा वायरस यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हमें डिसआर्मिंग करनी पड़ेगी। मीन्स हमें जो रेट्रोवायरस है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रेट्रोवायरसेस जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है दैट दे आर पैथोजेनिक, दे माइट कॉज सर्टेन डिजीज़। तो हमें उनकी जितने भी हार्मफुल जीन्स हैं जिससे कि वो डिजीज़ कॉज करते हैं वो सारी जीन्स निकालनी पड़ेगी और उसके प्लेस पे जो भी हमारी कंसर्न्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें ऐड करना पड़ेगा।
सो दिस प्रोसेस जिसमें हमने हार्मफुल जीन्स निकाल दी है और जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमने ऐड कर दी, दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड डिसआर्मिंग। तो यहाँ पे भी हमें डिसआर्मिंग करनी पड़ती है। इज इट क्लियर? आप अपनी बुक्स में एग्जाम्पल लिखो, पहले एग्जाम्पल्स लिखो कि हम कौन कौन से वायरसेस यूज़ करते हैं। अगर हम किसी एनिमल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ह्यूमंस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हर्ब्स वायरस जो कि रेट्रोवायरस है, एंड एडिनो वायरस। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, जो बच्चे नीट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे को किसी ह्यूमन सेल के अंदर कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करना है तो विच रेट्रोवायरस आई हैव टू यूज़? हर्ब्स एंड एडिनो वायरस। अगर प्लांट्स के अंदर काम करना है देन आई हैव टू यूज़ कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस। ये तो नाम आप याद रखोगे, कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस। सो दीज आर द वायरसेस वी आर यूजिंग। सो टेक आउट योर बुक एंड रीड पेज नंबर 200। वहाँ पे जो पॉइंट नंबर 4 है उसको आप रीड करो। सो रीड दैट पोर्शन। बातें नहीं बेटा, अरे अब have I given you the time for talking? इसके बाद ये टेबल बनाओ अपनी बुक्स में या कॉपी में, wherever you want to, and mark it in bold. मेक दिस टेबल एंड मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आपके बहुत सारे 1 मार्कर क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है तो हम कौन सा वेक्टर यूज़ करेंगे, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज़ करेंगे। सो पहले टेबल बनाओ, देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू। सो क्विकली मेक द टेबल। सो इसमें फर्स्ट वी हैव रिटन द सीरियल नंबर। अगर बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है तो हम कौन सा वेक्टर यूज़ कर रहे हैं? PBr 322 per kg। तो बेटा मास ठीक से लगा लो लास्ट में प्लीज, नॉट अलाउड। ओके, देन इसमें हम जो मेथड यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड हीट शॉक मेथड। आई विल बी एक्सप्लेनिंग। तुम्हारी बातें ख़त्म हो गई मेरी, या क्लास के बाहर जाना है? क्या इतना इम्पोर्टेंट है जो बाद में डिस्कस नहीं हो सकता? बी क्वाइट इन द क्लास।
सो यहाँ पे वी हैव टू डिस्कस कि अगर हमारा ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है तो हम कौन से वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, PBR322 और जो हमारा मेथड है दैट इज कॉल्ड हीट शॉक मेथड. ओके, आई विल बी एक्सप्लेनिंग वेरी सून कि हम इस मेथड में करते क्या हैं. अगर प्लांट सेल है तो आई जस्ट टोल्ड यू कि उस केस में हम कौन सा प्लाज्मिड यूज़ करेंगे, TI प्लाज्मिड. TI प्लाज्मिड हमने कौन से बैक्टीरियम से ऑब्टेन किया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस. एनिमल्स है तो हम कौन सा वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, रेट्रोवायरसिस. इन दोनों में हमें कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा, डिस्कस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. देखो आप अपनी NCERT बुक निकालो, पेज नंबर 200 पे, जहाँ पे ये हेडिंग लिखी है कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया. उसमें फर्स्ट ही लाइन में क्वेश्चन है, सिंस DNA इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. वाई लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, उसको मार्क करो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म हाइड्रोफिलिक? विच हैज़ एन एफिनिटी फॉर वाटर. कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास वाटर के लिए एफिनिटी है, उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि DNA आपका हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. सो हु वुड लाइक टू टेल मी द रीज़न वाई can't DNA डायरेक्टली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन? डायरेक्टली क्यों नहीं पास कर सकता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू? Think and then answer. What is the nature of the cell membrane? What is the cell membrane made up of? Recall your chapter 8 class 11. Plasma membrane का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है. क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? We have a bilayer of lipids and protein. That is what plasma membrane is made up of. Lipids is a type of fat. और अगर आपका DNA वाटर अट्रैक्टिंग है, या आपने घर में एक्टिविटी भी तो करके देखा होगा कि क्या पानी और ऑयल आपस में कभी मिक्स होते हैं? नहीं होते. तो यहाँ पे DNA आपका वाटर अट्रैक्टिंग है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर यानी फैट्स की बनी हुई है. फैट के अंदर से फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल ही डायरेक्टली पास कर सकता है. आपको पता है ऑयल के अंदर ऑयल ही मिक्स होता है, पानी तो मिक्स होता नहीं है. तो जो कोई भी अगर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास वाटर के लिए एफिनिटी है, जो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, चारों तरफ वाटर की तरफ से कोट हो गया, जैसे DNA बीच में, और चारों तरफ से उसको वाटर मॉलिक्यूल्स ने कोट कर लिया, अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास करने की कोशिश करेगा, नहीं अलाउ करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि वाटर एंड ऑयल दे आर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. तो कोई भी वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है. फैट सॉल्युबल होता तो कर जाता. तो यहाँ पे आपको रीज़न में वही सब लिखना है, दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर and water and oil do not mix with each other, so that is why DNA cannot cross the plasma membrane directly. Is it clear? So write down the answer. नेचर डिफरेंट है. जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लिपिड बाइलेयर है, वो तो हाइड्रोफोबिक है, उसको वाटर नहीं पसंद है, इट्स अ वाटर रिपेलेंट मॉलिक्यूल. और आपका जो DNA है वो हाइड्रोफिलिक है, वो चारों तरफ वाटर से कोट हो रहा है. So obviously because they are having different type of properties or tendency, so DNA cannot directly pass through the plasma membrane. प्रियांश, रवि, क्लियर है आप दोनों को लास्ट में? अभिषेक, व्हाट अबाउट यू? तो यहाँ पे अगर मान लो मेरे को E. coli सेल के अंदर ह्यूमन इंसुलिन जीन डालनी है, और वो इंसुलिन जीन मैंने PBR322 या जो हमारा ब्लू एंड वाइट वाला वेक्टर है पकेडीन, उसमें ज्वाइन कर दी है. तो अब मैं कैसे आई विल मेक श्योर कि जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट प्लाज्मिड भी तो आपका DNA है, वो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्रॉस कर नहीं सकता है. हमने रीज़न अभी जस्ट डिस्कस किया है. सो हाउ विल आई मेक श्योर कि मेरा ये जो प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, वो E. coli सेल के अंदर चला जाए? उसके लिए हमें कौन सा प्रोसेस करना पड़ता है? ट्रांसफॉर्मेशन. और बैक्टीरिया में हम जो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड हीट शॉक मेथड. एक्चुअली जो हम लैब में E. coli बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, वो हम जिस टेस्ट ट्यूब में उसको रखते हैं हमेशा आइस में, वी आर ऑलवेज कीपिंग इट इन आइस, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको हमेशा रखते हैं. अब व्हाट आई हैव टू डू इज़ कि जिस मीडियम में मेरा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, उसके अंदर मैंने मिक्सचर ऑफ प्लाज्मिड डाल दिया. इसमें कुछ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी होंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट भी होंगे, वो हमने पूरा PBR322 में डिस्कस किया है. उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब को आई विल बी हीटिंग इट एट अ टेम्परेचर ऑफ 42 डिग्री सेल्सियस. 42 डिग्री सेल्सियस कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता. आप अगर थोड़ा न्यूज़ वगैरह सुनते हो, अभी कुछ टाइम पहले तक दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो 39-40 पहुंच गया था मैक्सिमम टेम्परेचर. सो 42 इज़ अ वेरी नॉर्मल टेम्परेचर, बट बिकॉज दिस बैक्टीरिया इज़ यूज टू लिविंग एट आइस, तो उसके लिए 42 भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप 0 से लेके 42 कर रहे हो चेंज, तो मतलब आपने पूरा 42 डिग्री सेल्सियस चेंज कर दिया है. सो ये 42 भी इसके लिए हीट शॉक की तरह काम कर रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट, जैसे लेट्स से कि हमारा बैक्टीरिया है, तो उसकी जो सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें ट्रांजिएंट होल बन जाएगी. ट्रांजिएंट का मतलब है हमेशा नहीं रहते ये होल्स,
जब तक आप उसको 42 डिग्री सेल्सियस पे रख रहे हो तभी तक ये होल्स उसके सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनेंगे। एंड इन द मीन टाइम जो हमारा प्लाज्मिड बाहर है वो अंदर चला जाएगा। हम इसको 42 डिग्री सेल्सियस में सिर्फ कुछ फ्यू मिनट्स के लिए रखते हैं। उसके बाद वापस हम इसको जब 0 डिग्री पे करेंगे तो जितने भी इसके अंदर ये होल्स बने थे ये सारे होल्स रीसील हो जाते हैं, फिर से फिल हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब हमने उसको 42 पे रखा तो होल्स बन गए, 0 डिग्री पे रखा तो होल्स रीसील हो गए। सो दिस मेथड विल मेक श्योर दैट द प्लाज्मिड फ्रॉम आउटसाइड is able to enter inside the bacterial cell. So this method will be known as heat shock method. अभी 1 मार्क में बहुत आता है क्वेश्चन कि हीट शॉक मेथड हम किसके लिए यूज़ करते हैं। वहाँ पे अगर आपने आंसर में प्लांट या एनिमल सेल लिख दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेथड हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर द ई कोलाई बैक्टीरिया। इज इट क्लियर? एनी कन्फ्यूजन? देन वी हैव टू डिस्कस कि प्लांट्स के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो हम टीआई प्लाज्मिड के साथ काम कर रहे हैं, या और भी बहुत सारे प्लाज्मिड होते हैं, बट हमारे सिलेबस में जो मेंशन है वो टीआई प्लाज्मिड है। इस केस में हम जो मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड जीन गन। छोटी सी मशीन होती है, हाथ में पकड़ के लीफ के ऊपर हम, जैसे आपका वो नहीं होता वुडन स्टेपलर टाइप, मैं आपको फ़ोटो भेजूंगी ग्रुप पे व्हाट्सएप पे, उस पर देखना, उसको जस्ट ऐसे वी जस्ट ऑन इट। आपके फिजिक्स में टॉपिक है, आई डोंट नो अब वो आपके सिलेबस का पार्ट है कि डिलीट हो गया, एक आपका फिजिक्स में टॉपिक आता है साइक्लोट्रॉन। एक मशीन होती है विच इज़ यूज टू रोटेट चार्ज पार्टिकल एट अ वेरी हाई स्पीड। यहाँ पे एक्चुअली हम क्या करते हैं जीन गन मेथड में, दैट वी आर टेकिंग गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स लेते हैं क्योंकि गोल्ड बहुत ही सॉफ्ट और मैलिएबल मेटल है, तो उसके बहुत छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स बन जाते हैं। और इस गोल्ड के ऊपर हमारे जो भी प्लाज्मिड है, जैसे टीआई प्लाज्मिड है या वॉट एवर प्लाज्मिड वी वांट टू वर्क इट, तो इस गोल्ड पार्टिकल को हम अपने प्लाज्मिड के साथ कोट कर देंगे। सेंटर में गोल्ड पार्टिकल हो गया, हमने उसको प्लाज्मिड के साथ कोट कर दिया। उसको मशीन में एक छोटा सा होता है ट्यूब, टेस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसमें वो सारे जो गोल्ड पार्टिकल्स कोटेड विद प्लाज्मिड है वो हमने एंटर कर दिए। तो ये बिल्कुल साइक्लोट्रॉन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जैसे आपका हाई स्पीड पे ये पार्टिकल्स रोटेट होंगे, सो वंस दे आर कमिंग आउट ऑफ द मशीन दे आर कमिंग आउट एट अ वेरी हाई स्पीड। और इस गन के आगे हम अपनी कोई लीफ या कुछ भी प्लांट का पार्ट अगर रखते हैं तो जब आप उसको मशीन को ऑन करोगे तो ये गोल्ड पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से, क्योंकि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो तो बहुत हार्ड है, सेल्यूलोज की बनी हुई है, तो उस पूरे सेल वॉल को पियर्स करते हुए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पियर्स करते हुए सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, जीन गन, ओके, जिसमें हमने कौन से पार्टिकल्स लिए हैं, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, एंड वी हैव कोटेड देम विद द प्लाज्मिड विच इज हैविंग आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। देन थर्ड केस में व्हाट इज द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आई हैव रिटन, माइक्रो इंजेक्शन। अब ये जो टेक्निक है ये बहुत ही एक्सपर्ट लोग कर पाते हैं, इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है, बिकॉज इसमें लेट्स से कि ये हमारी एनिमल सेल है एंड आई वांट टू इंसर्ट सर्टेन जीन और प्लाज्मिड इनटू दैट। तो सबसे पहले इस सेल को मैं एक माइक्रो, जो हमारी नॉर्मल स्लाइड होती है जो आप लैब में भी यूज़ करते हो, उसी स्लाइड के ऊपर हम देख रहे हैं। और उस स्लाइड में ना व्हाट विल हैपन कि जो आपकी लेकिन जो माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे वो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन, बाद में आना चाहिए, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप है। अभी अटेंडेंस नहीं होगा आपने, इस रिकॉर्डिंग भी चल रही है, ठीक है। तो ये आपका हमारा हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप है। सो इसमें हम जब ये सेल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो इन दिस सेल व्हाट वी हैव टू सी इज, बेटा पेन देना, ऊपर कितने हैं, यहाँ पे 14 होते हैं। दो बेटा किसका पेन है। सो वी वर डिस्कसिंग कि जो सेल है उसको हम ऑब्जर्व करें अंडर अ हाई पावर माइक्रोस्कोप, यूजुअली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, क्योंकि सिंगल सेल बहुत इन लार्ज साइज में सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नज़र आती है। एंड देन वी आर टेकिंग अ माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन एक्चुअली बहुत ही फाइन होता है, जैसे जो आपका हेयर का डायमीटर होता है उससे भी कम टिप वाली इंजेक्शन की नीडल होती है। और इसके अंदर हमने जो भी हमारा प्लाज्मिड है या रेट्रोवायरसेस है, यूजुअली रेट्रोवायरसेस होते हैं, वो हमने इसमें सोल्यूशन उसका रेट्रोवायरसेस का डाला हुआ है। और यहाँ पे हम एक सक्शन पाइपेट होता है, मतलब एक छोटा सा डिवाइस है, उसके थ्रू सेल को होल्ड करेंगे। तो मतलब जो पर्सन काम कर रहा है, साइंटिस्ट, एक हाथ से तो उसने
सक्शन ट्यूब पकड़ी हुई है ताकि जो आपकी सेल है वो माइक्रो स्लाइड के ऊपर एक पर्टिकुलर पोजीशन में रहे, अपनी जगह से हिले नहीं। और दूसरे हाथ से साइड में माइक्रोस्कोप में देखते हुए वो ये जो नीडल है वो इस सेल के अंदर पियर्स कर देंगे और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे सो दैट जो भी रेट्रोवायरसेस हैं वो इस सेल के अंदर रिलीज हो जाए। सो दिस मेथड जिसमें हम एक फाइन इंजेक्शन के थ्रू रेट्रोवायरसेस को सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं, दिस मेथड इज़ कॉल्ड माइक्रो इंजेक्शन। और इसमें बहुत एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड है। अगर आपने ज़्यादा फोर्स से नीडल इंसर्ट कर दी तो सेल बर्स्ट हो जाएगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपने प्रेस कर दिया तो बहुत ज़्यादा रेट्रोवायरसेस अगर रिलीज हो गए तो भी सेल किल हो जाएगी। सो ये जितने भी बायोटेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट इसके ऊपर काम करते हैं, दे आर वर्किंग विद दिस टेक्निक ऑफ माइक्रो इंजेक्शन। सो दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज़। बहुत इसमें हाथ सेट होगा तभी आप इसको कर पाओगे। सो बहुत एक्सपीरियंस के साथ ही ये चीज़ें आती हैं, दोज हु आर डीलिंग इन दिस फील्ड। सो अगर एनिमल सेल है तो हम कौन सा मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं? वी आर यूजिंग द टेक्निक ऑफ माइक्रो इंजेक्शन। सो टेक आउट योर बुक एंड रीड दिस। कॉम्पिटेंट सेल वाला जो पूरा पैराग्राफ है उसको रीड कर लो। कैन आई रब दिस टेबल? बना लिया सबने? बनाओ चलो। क्विकली रीड इट, इट्स जस्ट अ स्मॉल पैराग्राफ। जल्दी से उसको रीड कर लो प्लीज़। टेबल बना लिया जो बच्चे बना रहे थे? भैया बना लिया। और कौन ड्रॉ कर रहा है? इसको बुक में ड्रॉ करना चाहते हैं बुक में कर लो, बट ये इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बहुत कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी किस केस में कौन सा वेक्टर है, कौन सा मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। Then we have next topic, that is isolation of DNA. Now all of you look here. ये हमारा full fledged एक practical भी है. So we will be doing this in the form of practical also. Now isolation of DNA में technically अगर हम किसी lab में कर रहे हैं जहाँ पे हमें good quality DNA isolate करना है, तो सबसे पहले जो भी हमारा source है, जैसे let's say कि if I want to identify DNA, isolate DNA from banana cell, तो मैं plant cell use कर रही हूँ। अगर मेरे को किसी ह्यूमन सेल्स का डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है तो यूजुअली हम लिवर एक्सट्रैक्ट लेते हैं। डेड बॉडीज़ का जो लिवर होता है वो ग्राइंडेड फॉर्म में लैब्स में होता है, उसमें से थोड़ा सा 10 ग्राम 20 ग्राम हम ले लेंगे एंड फ्रॉम दैट वी विल बी डूइंग द डीएनए आइसोलेशन। व्हाई डू वी ऑलवेज टेक लिवर? बिकॉज लिवर इज़ अ वेरी सॉफ्ट ऑर्गन, उसको स्टोर करना लैब्स में फ्रिज में बहुत ईजी है। सो वी कैन स्टोर इट एंड वी कैन यूज़ इट फॉर डीएनए आइसोलेशन। देन अगर कोई लेट्स से फंजाई है तो हम कोई फंजाई का भी डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए आज की डेट में हम आइसोलेट कर सकते हैं, वेदर इट्स अ प्लांट, इकोलाई बैक्टीरिया का भी कर सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो काम हमें करना है दैट इज वी हैव टू रिमूव द सेल वॉल। अगर उस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट है तो यही हमारा स्टेप नंबर 1 हो जाएगा, दैट वी हैव टू रिमूव द सेल वॉल। अगर मैं प्लांट्स का डीएनए आइसोलेट करना चाहती हूँ, लेट्स से कि मुझे बनाना से डीएनए आइसोलेट करना है, तो बनाना आपका प्लांट है, उसमें सेल वॉल होगी, तो सेल वॉल को रिमूव करने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज़ कर सकते हैं? व्हाट इज़ अ प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ? सेलुलोज। तो आपका एंजाइम का नाम भी उससे रिजेंबलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम एंजाइम यूज़ करेंगे, नेम ऑफ दैट एंजाइम विल बी सेल्यूलेज। ये एंजाइम जो है सेल्यूलोज का ब्रेक डाउन करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। तो अगर मैं प्लांट्स के साथ डीएनए आइसोलेट करना चाहती हूँ तो व्हेन आई एम रिमूविंग द सेल वॉल, विच एंजाइम आई हैव टू यूज़? सेल्यूलेज।
सिमिलरली अगर मुझे फंजाई की सेल वॉल रिमूव करनी है तो वहाँ पे काइटिन की बनी होती है सेल वॉल, तो वहाँ पे एंजाइम क्या हो जाएगा, काइटिनेज। सो आई हैव टू यूज दिस एंजाइम टू डिग्रेड द सेल वॉल। अगर बैक्टीरियल सेल है, जैसे कि मेरे को इकोलाई का डीएनए आइसोलेट करना है, वहाँ पे भी सेल वॉल होती है, बट वहाँ पे एंजाइम का नेम थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे जो हम एंजाइम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड लाइसोजाइम। ये वाला जो एंजाइम है ये बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड कर देता है। तो हम अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल डिग्रेड करनी है तो कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, लाइसोजाइम। फंजाई की डिग्रेड करनी है तो काइटिनेज, सेलुलोज की डिग्रेड करनी है तो सेलुलेज। ठीक है, एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती नहीं है, तो वहाँ पे ये स्टेप आपका नहीं होगा। सो व्हाट इज द स्टेप नंबर 1 वी हैव टू डू, दैट वी हैव टू रिमूव द सेल वॉल। Once we have removed the cell wall, now I have to remove the RNA because मेरे को तो सिर्फ DNA आइसोलेट करना है। I do not require RNA. So RNA को रिमूव करने के लिए हम कौन सा एंजाइम ऐड करेंगे, RNase। ठीक है, तो जैसे वो एंजाइम हमने ऐड किया तो जितना भी RNA उस मीडियम के अंदर प्रेजेंट है वो सारा डिग्रेड हो जाएगा। उसके बाद फिर हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज वंस वी आर डूइंग द सेंट्रीफ्यूगेशन तो जो भी डिग्रेडेड सेल वॉल है, RNA है, वो सारा रिमूव हो जाएगी। उसके बाद अब हमें इसमें से प्रोटीन्स को रिमूव करना है, तो प्रोटीन्स रिमूव करने हैं तो कौन सा एंजाइम ऐड करेंगे, प्रोटीनेज। एंड उसके बाद फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे और जो लास्ट स्टेप होता है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, उसमें हम चिल्ड एथेनॉल ऐड करते हैं। चिल्ड एथेनॉल क्यों ऐड करते हैं, ये पूरा केमिस्ट्री का रीज़न है, ये आप फाइंड आउट करके आओगे और कल मुझे क्लास में बताओगे। कि लेट्स से कि कोई टेस्ट ट्यूब है, मैंने उसमें से सेल वॉल, RNA, प्रोटीन सब निकाल दिया, नाउ माय एक्सट्रैक्ट इज लेफ्ट, और उस टेस्ट ट्यूब के साइड से थोड़ा थोड़ा करते हुए जो हमने फ्रिज में रख के बिल्कुल चिल्ड किया हुआ है, दैट एथेनॉल आई एम एडिंग। एथेनॉल का फॉर्मूला तो सबको पता है ना, C2H5OH। तो जैसे ही एथेनॉल ऐड करोगे तो DNA प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। अब अपनी बुक में डायग्राम देखो, वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाइट वाइट कलर के थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं, यस और नो, यही DNA होता है। आप क्या सोच रहे हो कि जैसा ये मॉडल लगा है ऐसा DNA दिखेगा, नो, वहाँ पे सिर्फ थ्रेड्स ही नज़र आते हैं। तो ये जो वाइट कलर के थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ द DNA यू विल बी आइसोलेटिंग। तो यहाँ पे देखो, जब आप NCERT से रीड करोगे यू कैन सी कि वो पूरा DNA आपका सेपरेट हो गया। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स वी हैव टू फॉलो। 4 ही मेन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, रिमूवल ऑफ सेल वॉल इफ इट इज़ प्रेजेंट। सेकेंड स्टेप क्या है, रिमूवल ऑफ RNA। थर्ड स्टेप क्या है, रिमूवल ऑफ प्रोटीन। एंड लास्ट स्टेप इज एडिंग चिल्ड एथेनॉल, देन द DNA विल बी आइसोलेटेड। सो टेक आउट ए बुक एंड रीड द टॉपिक। रीड करो इसको जल्दी से। Instead of that, please utilize your time for study. Then all of you look here. अपनी बुक में PCR वाला डायग्राम निकालो, जो रीडिंग रहती है घर पे कर लेना। Now take out the diagram of PCR which is given on page 202. Now we have to discuss a very important technique which is used for amplifying DNA. तो सबसे पहले जहाँ पे आपकी बुक में ये टेक्निक ये लिखा हुआ है ना, वर्ड PCR, उसके आगे लिखो यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA। यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA। एम्प्लीफिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज इन अमाउंट। जैसे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। किसी क्राइम स्पॉट पे जो क्रिमिनल है उसके 2-3 हेयर स्ट्रैंड्स मिले हैं। आपने कभी नोट किया है जब आपके बाल झड़ते हैं तो जो आपका हेयर फॉलिकल होगा उसके बेस पे कुछ वाइट कलर का पैच होता है, वो एक्चुअली आपकी सेल्स होती हैं, वहाँ से भी हम DNA निकाल सकते हैं। अब आप सोचो क्राइम सीन से सिर्फ 3 या 4 हेयर फॉलिकल्स मिले हैं, उसमें कितनी तो ये सेल्स होगी और कितना DNA मिलेगा। उस DNA से आप DNA फिंगरप्रिंटिंग नहीं कर सकते, इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA।
जो भी हमें P4 हेयर फॉलिकल्स मिले हैं उससे बहुत कम DNA ऑब्टेन होगा। पहले हमें उस DNA की कार्बन कॉपीज़ बनानी है, उसका अमाउंट इंक्रीज़ करना है। उसके लिए फिर हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? PCR। और ये टेक्निक इतनी सेंसिटिव है कि अगर मुझे क्रिमिनल का एक सिंगल हेयर फॉलिकल भी मिल गया तो मैं उससे जितने मर्जी चाहे टाइम वो DNA का अमाउंट एम्पलीफाई कर सकती हूँ, 100 टाइम, 1000 टाइम, 10,000 टाइम, 1 लाख टाइम। एंड इवन विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल हेयर फॉलिकल, अगर एक हेयर फॉलिकल भी क्राइम सीन पे प्रेजेंट है, सो आई कैन आइडेंटिफाई द कल्प्रिट। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्निक। और इसका मेन यूज़ क्या है? दैट इट इज़ यूज फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ DNA। सिमिलरली अगर कोई आपका ऐसे कोई सीन हुआ है जहाँ पे कोई चोरी का इंसिडेंट हुआ है, थीफ इंसिडेंट हैज़ टेकन प्लेस, तो वहाँ पे अगर किसी जिस भी पर्सन ने क्राइम किया है उसके अगर 2-3 ब्लड स्पॉट्स भी मिल गए, 2-3 ब्लड स्पॉट में आप सोचो कितने सेल्स होंगे। RBC के अंदर तो वैसे ही न्यूक्लियस और DNA होता नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ 2-3 ब्लड स्पॉट्स भी हैं तो उससे भी मैं DNA आइसोलेट कर सकती हूँ, एम्पलीफाई कर सकती हूँ। एंड उसमें मेरे को कौन सी टेक्निक हेल्प कर रही है? PCR। अब ये एक चीज़ बताओ कि जो हम कोविड टेस्टिंग करते हैं वो कौन सा टेस्ट होता है? RT-PCR हो रहा है ना। आप देखो जब लास्ट ईयर इंडिया में कोविड आया था, मैंने आपको आई थिंक चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया कि इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर अभी उतना डेवलप नहीं है ना। तो जब ये लास्ट ईयर हमारा कोरोना आया था उस टाइम पे हमारे पास RT-PCR किट्स ही नहीं थी, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा बायोटेक कंपनीज नहीं है। एंड RT-PCR ही टेस्ट होता है, वो भी आपको बताऊँगी होता क्या है, कैसे हम करते हैं। एंड वही हमारा एक स्टैंडर्ड टेस्ट है जिससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि पर्सन को कोविड है या नहीं है, वो दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी द स्टैंडर्ड टेस्ट। लेकिन लास्ट ईयर तक इंडिया के पास ये ज़्यादा इसमें जो सामान यूज़ होता है, प्राइमर्स है, अभी हम आगे सब डिस्कस करेंगे, ऑल दोज थिंग्स वर नॉट अवेलेबल। तो इसीलिए स्टार्टिंग में लोगों को ये टेस्ट कराने में प्रॉब्लम भी आ रही थी और ये टेस्ट एक्सपेंसिव भी था। लेकिन जब ये कोविड बहुत ज़्यादा ऐसे फैल गया तो उसके बाद सारे गवर्नमेंट्स ने बायोटेक कंपनीज को बहुत मोटिवेट किया दैट यू प्रिपेयर दिस ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। उन्होंने इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया और आज के डेट में देखो आप ये टेस्ट कराना कंपैरेटिवली कितना ईजी है। और बहुत सारे गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। हालांकि ये टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब मिनिमम एक बार भी अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो 800,000 रुपीज़ लगेंगे। और इसकी जो रिपोर्ट होती है उसको आने में भी 24 आवर्स या 48 आवर्स लगते हैं, 1 या 2 डेज आपको लगते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टेक्निक। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि हम PCR करते कैसे हैं, उसके बाद देन आई विल बी टेलिंग यू कि व्हाट इज़ RT-PCR। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म बुक में शायद गिवन है, उसको मार्क करो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मिल गया सबको? उसके बाद अपनी बुक में एक लाइन और लिखो, इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय कैरी लुइस। ठीक है, ये USA के साइंटिस्ट थे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम ही डिज़ाइन दिस मशीन कि हम कैसे DNA को एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो पहले तो PCR की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन? ये तो आप केमिस्ट्री में बहुत टाइम से पढ़ रहे होंगे। क्या होती है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन? जिसमें सिंपल मोनोमर्स जॉइन होके लार्ज पॉलीमर बनाते हैं, वही तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। तो क्या जो DNA फॉर्मेशन है वो भी एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है? What is the monomeric unit of DNA? Nucleotide. And once nucleotides are joining together तो पहले DNA की एक चेन बनेगी, जब 2 चेन्स एक दूसरे के ऊपर कॉइल हो जाएंगे तो DNA पूरा कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा। तो जो एक्चुअल DNA फॉर्मेशन होता है वो भी एक टाइप का पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ही है। उसी का प्रिंसिपल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है इसको हम कई बार कर रहे हैं, 1000 टाइम, 100 टाइम, 1000 टाइम, 1 लाख टाइम, जितने टाइम हमें एम्प्लीफाई करना है, जितनी बार रिएक्शन रिपीट करेंगे DNA का अमाउंट उतना इंक्रीज होता जाएगा। जैसे लेट्स से कि अगर किसी की प्राइम स्पॉट से एक ही हेयर फॉलिकल मिला है तो एक हेयर फॉलिकल से तो बहुत कम DNA होता है, पिकोग्राम्स में ऑब्टेन होगा, विच इज़ वेरी वेरी लेस। तो कम से कम मेरे को 1 लाख टाइम्स PCR की जो मशीन है वो रन करनी पड़ेगी, तब मुझे सफिशेंट अमाउंट ऑफ DNA मिल जाएगा फॉर आइडेंटिफाइंग द कल्प्रिट। सो वी कैन रिपीट दिस साइकिल एज मेनी टाइम्स एज वी वांट। और बहुत छोटी सी मशीन है, कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं है। जितना आप घर में वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ करते हो बस उतने साइज़ की मशीन होती है, वेरी हैंडी। आप उसको कहीं भी रख सकते हो। उसमें छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब्स बने होते हैं विच आर कॉल्ड क्यूबेट्स। उसके अंदर फिर हम ये सारा प्रोसेस करेंगे। तो इसमें डायग्राम में देखो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप दे हैव रिटन। बुक में डायग्राम देखो, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप दे हैव रिटन? डीनेचुरेशन। सो सबसे पहले तो हमारा जो DNA का सैंपल है वो हम इस मशीन के अंदर लोड करेंगे। और फर्स्ट स्टेप में ये जो मशीन है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मेंटेन करती है। जैसे ज़्यादातर
बच्चों के घर में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी होगा, आपने उसमें देखा होगा ना, टेम्परेचर सेंसर होता है, आपको प्री हीट करके पानी गर्म करके अगर क्लोथ्स वॉश करने हैं तो उसमें वो ऑप्शन देता है इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर और नॉट। तो यहाँ पे भी ये मशीन में ऑप्शन है, आप उसको जैसे ही ऑन करोगे तो फर्स्ट स्टेप में वो डीएनए को कितने टेम्परेचर पर हीट कर रहा है, अप टू 94 डिग्री सेल्सियस विच इज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। सो दिस प्रोसेस जिसमें डीएनए डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज हो गया, दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड डीनेचुरेशन। इज इट क्लियर? एनी कन्फ्यूजन? क्लियर हो गया सबको फर्स्ट स्टेप? लास्ट में गर्ल्स हैव यू अंडरस्टूड? आकांक्षा बेटा समझ आया? उसके बाद सेकेंड जो हमारा स्टेप है दैट इज कॉल्ड प्राइमर एनीलिंग। प्राइमर वर्ड हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 6 में। क्या होता है प्राइमर? वहाँ पे हमने लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, प्राइमर ये सब पढ़ा हुआ है। क्या होता है प्राइमर? वहाँ पे वो प्रोसेस को स्टार्ट करता है। एक्चुअली प्राइमर का मतलब होता है छोटा सा डीएनए का स्ट्रैंड है जिसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। यहाँ पे एक्चुअली एक चीज़ डिफरेंट है, यहाँ पे हम ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, आपको डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है। तो नेचुरली अगर ये प्रोसेस सेल के अंदर होता तो हमारा ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज यूज़ होता, उसमें लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, वो सारी स्टोरी होती है। यहाँ पे हम जो एंजाइम यूज़ कर रहे हैं वो एक बैक्टीरिया का एंजाइम है एंड नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया इज थर्मस एक्वाटिकस। ये जो बैक्टीरिया होता है ये नॉर्मली बहुत ही हाई टेम्परेचर पे रहता है, जहाँ पे वोल्केनोज होते हैं वहाँ पे दिस बैक्टीरिया इज फाउंड। तो हम इस बैक्टीरिया का डीएनए पॉलीमरेज यूज़ कर रहे हैं एंड नेम ऑफ दैट एंजाइम इज स्टार्च पॉलीमरेज। टी वर्ड यहाँ से आया, ए क्यों यहाँ से आया, पॉलीमरेज मतलब कि इस बैक्टीरिया का जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वी आर यूजिंग। व्हाई वी आर यूजिंग आई विल टेल यू द रीज़न। क्योंकि देखो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37। हमारा जो एंजाइम है डीएनए, ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज है, वो 45 डिग्री पे आके उसका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा। लेकिन हमारे स्टेप नंबर 1 में ही हम कितने टेम्परेचर पर उसको हीट कर रहे हैं 94। तो हमें कोई ऐसा एंजाइम लेना पड़ेगा जो हाई टेम्परेचर पर एक्ट कर सकता है। क्योंकि जैसे अगर मान लो मैंने ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज डाला तो 1 साइकिल तो आपकी चल जाएगी, एक साइकिल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट यूजुअली हम पीसीआर एक साइकिल के लिए रन नहीं करते, हम उसको रन करते हैं कम से कम भी 10,000 या 20,000 टाइम्स के लिए। तो एक बार आपका एंजाइम तो चल जाएगा अगर आपने ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज ऐड किया, लेकिन जैसे ही स्टेप नंबर 1 रिपीट होगा आपका एंजाइम खराब हो जाएगा। एंड एंजाइम्स बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, इनकी IU यूनिट्स होती हैं, मतलब बहुत छोटा सा क्वांटिटी भी 5,000 रुपये का आता है एंजाइम मिनिमम। तो आप हर बार हर साइकिल में 5,000 का एंजाइम तो वेस्ट नहीं कर सकते, आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें एक ऐसा एंजाइम लेने की ज़रूरत है जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर भी एक्ट कर सकता है। एंड व्हाट इज़ द एंजाइम वी आर यूजिंग इन दिस? स्टार्च पॉलीमरेज, जो कि आपका थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया का डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन इसको भी वही सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे डीएनए को होती हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को होती है। ये प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन के स्टार्ट नहीं कर सकता, इसको पहले कोई बेस बना के देगा, उस बेस के ऊपर ऐड होके ये आगे ऐड ऑन तो कर सकता है न्यूक्लियोटाइड, बट प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्राइमर उसको रिक्वायर्ड है। प्राइमर मैंने बताया ना, स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए जो कि सिंगल स्टैंडर्ड है और जिसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो वो प्राइमर हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। एनीलिंग वर्ड का मतलब होता है जॉइन। तो सेकेंड स्टेप में जो हमारा प्राइमर है वो हमारा ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था उसके साथ जॉइन हो रहा है। So that will be our second step which is called primer annealing. Then we have third step which is called chain extension. मतलब जिसमें आपकी चेन फॉर्म होगी, जैसे प्राइमर इसके साथ जॉइन हुआ यहाँ पे टार्क पॉलीमरेज जॉइन हो जाएगा। इस मशीन के अंदर हमने सारे 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए हुए हैं, ATP ऐड किया हुआ है, CTP ऐड किया हुआ है, GTP ऐड किया हुआ है, जो भी हमारे होते हैं 4 न्यूक्लियोटाइड्स। तो 1 by 1 ये एंजाइम आगे प्रोसीड होता जाएगा और चेन में जैसे 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 यहाँ पे T है तो यहाँ जो न्यू चेन बन रही है उसमें ये होगा। बिल्कुल वही सेम प्रोसेस है जो हमने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा है चैप्टर 6 में। अगर यहाँ पे C है तो यहाँ पे G आ जाएगा, यहाँ पे G है तो C आ जाएगा, लाइक दिस। जो भी आपका चेन में सीक्वेंस भी जो ओरिजिनल डीएनए में सीक्वेंस प्रेजेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करता जाएगा दोनों जगह पे। तो स्टार्टिंग में हमारा डीएनए मॉलिक्यूल कितना था 1, जब एक बार साइकिल कंप्लीट हो गई तो हमें 1 से 2 नए डीएनए स्ट्रैंड्स मिल गए। जितनी बार साइकिल रिपीट करोगे उतना ज़्यादा डीएनए का अमाउंट बढ़ता जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। एक्सपोनेंशियली आपका डीएनए का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता जाएगा। सो जितने टाइम्स आप साइकिल रन करोगे डीएनए उतना एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए हम इस टेक्निक को क्या कहते हैं,
it helps us in amplifying the breathing. So take out your book and read the diagram, और इसके डायग्राम को इम्पोर्टेंट मार्क करो। ये आपका टॉपिक जो है, इसके डायग्राम को आपने इम्पोर्टेंट मार्क करना है। आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी एनिमेटेड वीडियो भेजूंगी रिलेटेड टू RT-PCR, उसको देखकर आना घर से। फिर कल हम डिस्कस करेंगे कि कोविड के टेस्ट में RT-PCR क्या होता है और कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छी एनिमेटेड एक वीडियो है, इसको प्लीज़ डू सी दैट।